नीट के एक दिन पहले मैं 10 बजे सोने बैठा, 2-3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैं पापा के पास गया, पापा नींद ही नहीं आ रही। फिर मैं पापा के पास सोया, फिर थोड़ा बहुत मतलब नीट के पहले ना 3-4 घंटे में सो के गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, एंजाइटी थी, पता नहीं किस बात की एंजाइटी थी। मैंने फिजिक्स का पेपर जब खोला, मतलब पहले फिजिक्स ही करता, पेपर खोला तो उसमें पहले 3 क्वेश्चन थ्योरी के थे। और मेरे को देख के लगा गया मेरा फिजिक्स, तो आज गया मेरा। साल भर में प्रैक्टिस की कुछ फायदा नहीं आएगा, सब गया मेरा। फिर भी किसी तरह किए क्वेश्चन, पहले तो छोड़ दिया, मतलब थोड़ा बहुत टिक लगाया, फिर छोड़ दिया, आखिरी में इसको देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ हैं ईशान, जो करंटली अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में। ईशान की ऑल इंडिया रैंक थी 86 और इनका नीट में स्कोर था 706। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी को। तो हेलो ईशान, वेलकम टू द शो। हेलो। मेरा पहला सवाल आपसे ये, आपने कब डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर बनना है? तो ऐसा है कि मैं बहुत पढ़ने वाला कभी इंसान था नहीं कि आपका स्कोर तो नहीं लगता वैसे। ठीक है। वो तो 2 साल तब ऐसा था कि बोर्ड्स आने वाले थे 1 महीने की। अच्छा। ऐसे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बहन बैठी हुई है, ऐसे आ रहे हुए अंदर, अचानक से बोल रहा हूँ कि मैं डिसाइड कर लिया, मेरे को डॉक्टर बनना है। अरे वाह। वो लोग अलग ही सोच में। मैं वो बच्चे नहीं होते बचपन में जो रिमोट कंट्रोल कार आई, उसका तोड़ के मोटर निकाल के स्विच अच्छा। लगा के चालू कर दिया। हाँ। कुछ ये बना दिया। और बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ता 9th वगैरह तक। तो उन लोगों को भी था बायोलॉजी, मतलब मम्मी डांट डांट के पढ़ाती थी, पढ़ ले पास हो जाएगा, अच्छा। फेल तो मत हो। मतलब ऐसे कि मैथ में आ रहे 90-20, बायोलॉजी इन सब में आ रहे 60-70। फिर ऐसे फिर मम्मी का अजीब सा रिएक्शन, मम्मी को भी था कैसे करेगा, 10th तक अच्छे से पढ़ा नहीं। तो मेरा भी एकदम नया एक्सपीरियंस है, तब 11th में बायोलॉजी आई, क्योंकि एकदम डीप में कहीं पढ़ा नहीं, बस एग्जाम के 1-2 दिन पहले थोड़ा पढ़ लिया। तो फिर फाइनली आपने डिसाइड किया कि हाँ यार चलो बायो में इंटरेस्ट है तो मैं तो डॉक्टर बनूंगा। तो मेडिकली राइट। तो 11th 12th में आपका क्या स्केड्यूल था? आप अटेंडिंग स्कूल में थे, नॉन अटेंडिंग? नॉन अटेंडिंग में थे। तो 11th 12th के स्केड्यूल से मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितना टाइम आप कोचिंग को देते थे, कितना टाइम सेल्फ स्टडी को देते और कितना टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को? अब जैसे स्टार्ट जब हुआ तो मेरे से अप्रैल 18 मतलब इसी समय तक अपनी मेरी क्लास चालू हुई थी 11th में। तब कुछ आइडिया था नहीं नीट का कैसे पढ़ना है। हाँ, उस समय फिर भी कोरोना थोड़ा बहुत था ही। राइट। मेरे ख्याल से अप्रैल में चालू हुआ था, अप्रैल से अगस्त सितंबर तक अपनी ऑनलाइन ही क्लास हाँ, चली थी। हाँ। उस समय तो मैं था कि 10th तो बर्बाद कर दी, अब तो पढ़ना है अच्छे से। अब तो एटलीस्ट 2 साल तो अच्छे से पढ़ना है कि नीट में तो अच्छा रिजल्ट में पापा को देना है। तो मैंने थोड़ा डेडिकेशन से पढ़ाई की, गेम वगैरह सब डिलीट कर दी, गेम इंस्टा पूरा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। तो थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया, गूगल देख लिया, टीवी वगैरह देख लिया, लेकिन सोशल मीडिया तो पूरा डिलीट कर दिया। फिर 11th चालू हुई तो ऐसा कुछ क्लास था कि अब दिन में 2 ऑनलाइन क्लासेस होती थी 1.5 घंटे की। तो वो हमारी शेड्यूल थी 4 से 8 के बीच। अच्छा। तब मैं ऐसा करता था कि मतलब 10th में मैं ऐसा ही था कि रात को मुझे पढ़ने की आदत, जब सारे लोग सो जाते हैं, पूरा घर शांत हो जाता है। और मेरा एरिया जो घर है वो एकदम ऐसे अर्बन जगह पे नहीं है, थोड़ा रूरल टाइप ही है। अच्छा। हाँ, रूरल नहीं, सेमी अर्बन है, ठीक है। सबर्बन कह सकते हैं। तो वहाँ पे रात को एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो रात में पढ़ता था। तो मैं ऐसा करता, रात में मैंने पढ़ा 2-3 बजे तक, फिर सुबह मैं उठ रहा हूँ 10 बजे तक, क्योंकि एक तो कोरोना की नई बुरी आदत भी लगा ली थी। तो वो तो कहाँ चेंज होती है। राइट। फिर मैं लगा चलो यही आदत है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो रात में पढ़ा, सुबह 10 बजे उठा, फिर वही ब्रश व्रश किया, फ्रेश हुआ, थोड़ा नाश्ता किया, पढ़ने बैठ गया। फिर 4 बजे तक पढ़ा, फिर ऑनलाइन क्लास थी, लैपटॉप ऑन किया, 4 से 8 क्लास किया। फिर अपना 8 से 9 कुछ खेल लिया, टहल लिया, मेरे पापा से बात कर लिया। फिर 9 से लेकर जब तक रात तक पढ़ना है, तो थोड़ा बीच में खाना खा लिया। राइट। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एंगेज रखते थे कि यार कोचिंग है या सेल्फ स्टडी है। हाँ। राइट। एंड अपने सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था। सोशल मीडिया के नाम पे एक यूट्यूब था, यूट्यूब मैंने देखा 11th 12th में, मेरे ख्याल से डेली 1-2 घंटा तो मतलब कुछ भी देखता था। अजीब सी स्टेजेस थे, जैसे जब मेरा 10th खत्म हुआ, फिर भी मेरे दिमाग में थोड़ा गेम बहुत खेलता मैं 10th तक। अच्छा। तो स्टार्टिंग में 11th के मुझे गेम का था, थोड़ा गेम यूट्यूब पे देख लिया। फिर एक फेज आया कि घूमने उमने का, मैं यूट्यूब व्लॉग्स देखने लगा। फिर 12th में फेज आया था बॉडी बिल्डिंग का, रील्स में बस बॉडी बिल्डिंग, ये बाइसेप के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बैक के लिए क्या करना है, कौन सा प्रोटीन खाना है, कैसा। मतलब करता मैं कुछ नहीं था, बस देखता था रैंडमली कि बस जैसे 11th में क्या किया, बस गेम देखता था, खेलता नहीं था, बस देखता था। फिर व्लॉग्स भी देखता था कि घूमता नहीं था। फिर बॉडी बिल्डिंग बस देखता था, कुछ करता नहीं था। राइट, नाइस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत आपने कब से डाली और यूजुअली कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा चीज है ना जो मोस्ट नीट एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं। उनको लगता है बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी नहीं है। राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो ऐसे कर लेंगे, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। मतलब एक चीज़ जो मैंने ठीक की थी नीट के समय, मुझे लगता है कि क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से की थी। अच्छा। तो क्वेश्चन में ना आपको एक बुक चूज करो, मतलब ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ना आपने 3-4 बुक खरीद ली, आप ये भी कर लें, इससे 10 क्वेश्चन करेंगे, इससे करें। स्टार्ट में कोई एक ही बुक खरीदो। जैसे मेरे पास कोचिंग का मॉड्यूल था, तो स्टार्ट में सर ने पढ़ाया, मैंने क्या किया, नोट्स खोले, जो क्लास में नोट्स बनाए थे वो खोले,
नोट्स पूरा रिवाइज किया, उसके बाद एक बार मॉड्यूल पढ़ी। ये भी मैंने गलती की थी, मैंने 10-11 में एनसीईआरटी इग्नोर कर दी थी ओह अच्छा, बहुत ज़्यादा। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए? तीनों के लिए, फिजिक्स के लिए तो 12th में भी इग्नोर की थी। अच्छा। तो फिर एनसीईआरटी का मॉड्यूल थोड़ा बहुत देखा जो सर ने पढ़ाया, मेन नोट्स था, उससे मॉड्यूल खोला, उसमें जितने क्वेश्चन होते थे सब कर लिए, मतलब उसी दिन देख लिए। जैसे सर ने मान लिया आज 3-4 पेज नोट्स लिखवाए, तो उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे, मॉड्यूल खोला, उसमें देते थे किस टॉपिक कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किए, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखे, सबके आंसर मिलाए सही है कि नहीं, फिर अगले दिन डाउट सेशन में सबसे पूछ लिया। राइट। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी डेली हैबिट में? क्वेश्चन तो बहुत, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको हर सब्जेक्ट के डेली 20 से 30 क्वेश्चन करने चाहिए। ये राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। एक वो होती है, ऊपर से एक मसल मेमोरी बन जाती है। राइट। जैसे कोई क्वेश्चन आया फिजिक्स का, तो ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे ये करना है। जैसे डायग्राम बनाने के, फिजिक्स में एनएलएम वगैरह होता है, तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना रहता है, तो उसमें जिसने प्रैक्टिस नहीं की है तो कुछ नया क्वेश्चन आएगा वो बता ही नहीं पाएगा, इधर फोर्स लग रही है, इधर एमजी लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है। राइट। वो आपको करनी चाहिए स्टार्ट से। राइट। अच्छा, और आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या थी जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? हाँ, ऐसा सब्जेक्ट वाइज कि फिजिक्स की पहले बात करें तो फिजिक्स में क्या था कि फिजिक्स मेरी फिर भी ठीक थी, मतलब 9 तक थोड़ा बहुत था। तो फिजिक्स वीकेस्ट कौन सा था आपका सब्जेक्ट? वीकेस्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी, अच्छा ठीक है। और उसी वजह से मैं नीट का भी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत अलग था, पहले फिजिक्स किया मैंने, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी किया। अच्छा, तो आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताते रहे। फिजिक्स के लिए? तो फिजिक्स के लिए क्या करता है, सर ने जो पढ़ाया, तब सर ने जो बताया उस पूरा नोट किया, फिर उसके बाद रिवाइज किए नोट्स। और नोट्स में अगर कंसेप्ट समझ आ गया ठीक है, नहीं है तो यूट्यूब पे बस सर्च किया ये, और रैंडम कोई भी वीडियो आई उससे कंसेप्ट क्लियर कर लिया। मतलब मेन है फिजिक्स में ना कंसेप्ट क्लियर करना। राइट। और ये भी थोड़ी बहुत गलती थी कि मैंने 11th में कई चीज़ें रट्टा मारने की कोशिश की थी, जैसे ग्रेविटेशन गॉस लॉ वगैरह हो गया, या फिर ये सब हो गया कि ये है, ये फार्मूला है, बैंकिंग रोड है, ये फार्मूला लगाया, अंडर रूट म्यू हो गया, आंसर आ गया। ये तो नहीं करना चाहिए। ये आप करोगे तो आपको एक तो भूलेगा भी, नीट के दिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको शक रहेगा कि फार्मूला मेरा सही है कि नहीं है, इसमें फार्मूला लगे कि नहीं। तो मेन कंसेप्ट पे आपको पूरा फोर्स बैलेंस करना है, इधर क्या लग रहा है, उधर क्या लगना है, या फिर पूरा कंसेप्ट वेव कैसे बन रही है, वो करके करना है। तो आपको पहले तो कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर मॉड्यूल खोले, उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन है, मतलब ईजी लेवल के, मीडियम लेवल के, हार्ड के, PYQ भी फिर देख लिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस किया, एक नोटबुक में प्रैक्टिस किया, और उस पर मॉड्यूल पे फिर टिक मार लिए, और आखिरी में कर करके वो चेक कर लिए, जो देखा जो गलत है फिर वो एक दो बार और ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ तो फिर अगले बार सर से पूछ लिया। राइट। था फिजिक्स में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है। और मैं तो बोलूँगा डेली कि आप 20-30 क्या 40-50 फिजिक्स क्वेश्चन करते ही रहो। ऑनलाइन खोल या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो, ये नहीं कि ये बुक कर ली, एक दो बार तो एक बुक को करनी चाहिए। अभी नहीं कि 2 बार कर ली तो बार बार उसी को किए जा रहे हैं, 10 बार उसी को कर रहे हैं, तो आपकी कोई नए कॉन्सेप्ट भी नहीं पता चलेंगे, आपको आंसर ही रट जाएंगे। तो आप वो 2-3 हो गए तब कोई नई बुक उठा लो, जो कोचिंग में 1-2 बुक मिली रहती थी, तो ये खत्म हो गई तो वो थोड़ी बहुत कर ली है, ऐसा था। और फिजिक्स के लिए है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ही ठीक है। फिर बाकी केमिस्ट्री में बताए तो जैसे 11 चालू होते फिजिकल केमिस्ट्री से, तो वो पहली केमिस्ट्री थी जो हमने इनकाउंटर की थी। तो उसमें भी थोड़े, उसमें तो कंसेप्ट थे नहीं, मेन फार्मूला थे, जो थोड़े बहुत कंसेप्ट थे, मतलब जो फिजिक्स जितना था वैसे ही था। तो सर ने जो बताया रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन कर लिए उसमें। अच्छा। बुक वगैरह पढ़ता था नहीं मैं। फिर आई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो तो अलग ही वो समझ ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या याद करना है। अब सर ये बता रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, कहाँ से कोई ऑर्डर याद होगा, और क्वेश्चन में आ भी वही रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है, अब मेरे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत याद भी हो जाए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। अब सोडियम को पोटेशियम ज़्यादा है, जबकि वो ये आता है, वो ऊपर आता है, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या होता है। तो फिर वो तो कुछ भी करके सर ने जो बताया, फिर कई बार सर से पूछता, सर ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्शन उसके रीजन पूछता था। हाँ। और सर भी मैंने कुछ ना कुछ, वो होता नहीं होगा फिर भी कुछ ना कुछ बना के बता देते थे या तो कुछ ऑर्डर बता दिया, या तो सर ऐसा कुछ बोलते थे न्यूक्लियर चार्ज है, इसका साइज से डिवाइड करेंगे तो इससे कम आएगा, मतलब कुछ तो होता था, सर ने बता दिया, मैंने वो करके अपने दिमाग बैठा लिया था, ऐसा कुछ होता है। कई चीज़ें मुझे बाद में पता था चली कि ऐसे होती भी नहीं है। फिर अच्छा वैसे जो भी वो कर लिया, उसकी भी इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना डेटा इनऑर्गेनिक में ना कि जब तक आप PYQ नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे नीट में ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, और मतलब उतना फैक्चुअली पूछते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सब एनसीईआरटी में भी है, वो नहीं पूछते। आपको मेन मतलब याद करना है कि जैसे कोई डिस्कवरी हुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर पूछते हैं। कोई एलिमेंट जैसे बोरैक्स वगैरह हो गया, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, उससे डायरेक्ट रिएक्शन आते हैं। मेन आते हैं ऑर्डर से, कि कौन सा ऑर्डर गलत है, कौन सा सही है, कैसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो उस तरह क्वेश्चन आपको खूब ज़्यादा करने हैं। ये हो गया इनऑर्गेनिक का। फिर आखिरी में ऑर्गेनिक जैसे 10 तक तो होती नहीं,
मैंने फिर सर ने बस चालू की, तो पहले तो IUPAC नेमिंग वगैरह थी, वो तो ठीक थी। फिर सर जब कंसेप्ट पे आए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कंसेप्ट कहीं पढ़ा ही नहीं है आज तक, सब नया नया लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ ये रेजोनेंस है, ये क्या है, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे, समझ आ भी जा रहा है तो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर रहे, जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई नया रूल लग जा रहा है, ये मार्कोनिकॉफ की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ, फिर अलग अलग रूल आए जा रहे हैं। राइट। हाँ, तो वो समझ आता नहीं था। फिर 11वीं में तो ऑलमोस्ट छोड़ ही दी थी इनऑर्गेनिक, मतलब थी नहीं, आखिरी में 2 चैप्टर NCERT के वो छोड़ ही दी थी, वो मैंने आखिरी में पढ़ा 12th के खत्म होने के बाद। अच्छा। फिर 12th में जब आए तो ऑर्गेनिक मेरे को समझ आई, अच्छा ऐसे ऐसे करना है कि कंसेप्ट, इसमें मेन मैकेनिज्म पे ध्यान देना है, कि ये नहीं कि आप रिएक्शन रटे जा रहे हैं। जितना आप NCERT खोलोगे, तो अगर आप सोचोगे मैं डे 1 से NCERT एक रिएक्शन रट लेता हूँ, तो एक तो आप रटोगे तो उसमें NCERT 500-600 रिएक्शन होगी, वो आप रट पाओगे नहीं, कोई ना कोई रिएजेंट इधर चला ही जाएगा, टेम्परेचर इधर उधर हो ही जाएगा। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा क्यों इसमें टेम्परेचर हाई है, क्यों लो है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आप गलत हो जाओगे। ऐसे मतलब नीट में अच्छा खासा वेटेज इस पे मैकेनिक्स पे पूछते ही हैं Right. पे, तो वो मतलब ध्यान से रटना तो नहीं है रिएक्शन, एक एक रिएक्शन में ध्यान दो, कौन सा रिएजेंट कहाँ से आ रहा है, किस मतलब QH+ आ रहा है, QH- नहीं आ रहा है, ये सब करके। और ऑर्गेनिक में मेन है कि ऑर्गेनिक को ना पूरा मतलब खूब प्रैक्टिस करो जितना हो सके, तो ऑर्गेनिक में ना कोई एक टॉपिक को उससे हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, Right, और right. हज़ारों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऑर्गेनिक के लिए ये कि ऑर्गेनिक के टेस्ट खूब दो और क्वेश्चन खूब ज़्यादा करो, मतलब NCERT उसकी जरूरी है ही, मतलब रिएक्शन उसमें है ही, टेम्परेचर वगैरह और रिएजेंट जो दिए सब है ही इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन खूब ज़्यादा करो। जैसे इनऑर्गेनिक में उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं है, आप PYQ कर लो, थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन कर लो, NCERT पे तो चलेगा, लेकिन इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो पर चैप्टर कुछ नहीं था, 300-400 क्वेश्चन कर लो। इनऑर्गेनिक में क्या है, गिने चुने क्वेश्चन है, वही एग्जाम में भी आने वाला है, वो आप एक बार कर लो, आपको याद हो गया, फिर रहने दो। और बायो के लिए जो आपका वीकेस्ट था? बायो मतलब 10th की बायो ना, हाँ मुझे लगता है जैसे 10th की बायो वैसे 11th की बायो होगी, उसमें रट्टा हमारे काम चलाया, इसमें भी चला लिया। अब 10th में गिन चुन के मेरे 5-6 चैप्टर थे बायोलॉजी के, और 12th में आया 26 वगैरह चैप्टर, 11th क्लास में 26 चैप्टर है, और वो भी जूलॉजी बॉटनी में अलग अलग डिवाइडेड, एक दिन में 2-2 क्लास हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ह्यूमन का पढ़ें, ये तो समझ नहीं आता बॉटनी पढ़ते क्यों हैं हम लोग। MBBS में ना कुछ काम है, ना 11th-12th में कुछ काम आया, एक नीट के लिए पढ़ा, पता नहीं क्यों पढ़ा, तो वो पहले लगता था। आ सकता है आगे की MBBS जर्नी में समझ आए कि क्यों पढ़ते हैं। हो सकता है। हाँ, राइट। तो हाँ, कैसे फिर आप बायो के लिए? तो बायो के लिए, हाँ बायो के लिए मैंने NCERT इग्नोर ही कर दी थी 11th में, मतलब पूरी NCERT इग्नोर ही की थी। जो सर पढ़ाते थे वो मैं नोट्स मैंने अच्छे से याद किए थे, और जो मॉड्यूल पढ़ा फिर उसके मतलब सर लोग यही बोलते थे कि मॉड्यूल ही पढ़ लो ये सब, और मेन थे कोचिंग में टेस्ट में उसी से आते ही थे क्वेश्चन। अच्छा। हाँ, तो वो पढ़ना ज़रूरी था अभी, तो वो पढ़ा और NCERT इग्नोर कर दी। तो NCERT जो भी क्वेश्चन आता था वो गलत होती थी, लगता ही था कि ये तो मतलब बेसिक ही क्वेश्चन आते थे, लगता था सर इतना डिटेल में पढ़ा है, बेसिक क्वेश्चन गलत हो गया। फिर कई चीज़ें होती है जो NCERT में लिखी रहती है बाय द, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया, और फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से कोई सोचेगा, तो वो सब गलत हो गई। तो ये सारी गलतियाँ मुझे पता चली 12th में, जब मेरा ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ, मतलब एक तरह से, तब देखा दूसरे बच्चे NCERT पढ़ इतना फोकस कर रहे हैं, तो ये सब करना चाहिए। तब मैंने 12th में अच्छे से NCERT पढ़ना चालू की। राइट। 11th में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इग्नोर कर दी थी। राइट। तो आई थिंक NCERT पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड आंसर दिया सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के लिए, तो उसमें NCERT एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, NCERT के क्वेश्चंस और उसकी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कितने ज़रूरी हैं स्पेशली फिजिक्स के लिए? फिजिक्स में जैसे आप देखोगे तब NCERT में ना अच्छा मतलब कथा जैसी लिखी हुई है, लेकिन उसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप आखिरी में खोलोगे तो ठीक एक क्वेश्चंस मिले, एक तो पहले मिलते पॉइंट्स पॉन्डर करके, हाँ। वो अच्छे से पढ़ लो, फिर एक मतलब फिर एक्सरसाइज वाले कॉलम आते हैं, तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उससे डायरेक्ट नीट में आते हैं, मैंने कई बार देखे हैं। मतलब मैं भी अपने समय में ऐसे देखता था इंटरव्यू वगैरह, उसमें टॉपर्स लोग बताते थे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नीट से आया है। इससे ऐसी साथ फिजिक्स का 2021 वगैरह क्वेश्चन था, उसमें कुछ बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो रही थी, और आखिरी में जाके शायद 1.23 और 1.22 ऐसे कुछ आंसर आ रहा था, और NCERT में वो सेम क्वेश्चन है, और उसका आंसर उन्होंने 1.22 दिया हुआ है, और कोई आदमी उधर करने बैठेगा तो कुछ भी लगा सकता है। NCERT में जो आंसर था वही नीट में भी सही माना गया। तो एक तो ये, और फिर NCERT में आखिरी में एडिशनल एक्सरसाइज करनी होती है, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब आपका कंसेप्ट एकदम, आपका कंसेप्ट को टेस्ट करेगा, एकदम कोर से टेस्ट कर लेगा वो, आपको मतलब अटेम्प्ट तो करने चाहिए, एक बार देख लो जैसे क्या हो रहा है, और एक बार करने चाहिए, नहीं हो रहा है तो उसके एटलीस्ट सॉल्यूशन देख लो, इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है ये सब, क्योंकि वो भी आने मतलब कम ही चांस है नीट में आने का। बट आपका कंसेप्ट क्लैरिटी कहीं ना कहीं हो जाएगा। कंसेप्ट क्लैरिटी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप नीट का करो, जी का करो, कोई भी क्वेश्चन करो, सब आपसे हो जाएगा। राइट, वो सभी हो जाएगा, अनटिल से वो सिलेबस के अंदर है, सब आपसे हो जाएगा। राइट। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करता है, जैसे अगर आप इजी लेवल क्वेश्चन करके गए हो तो आपको एकदम लास्ट डे तक भी लगता है कोई हार्ड क्वेश्चन ना आ जाए, या फिर आपको लगेगा मैं तो फिजिक्स में 150 तक ही करके आऊँगा, मैं तो 5 ही छोड़ ही दूंगा। राइट। ये तो नहीं है, अगर आपने टफ क्वेश्चन किया तो आपको लगेगा कि आप
अच्छे से करोगे, आप पूरा मैक्स टू मैक्स आपको 1-2 गलती होंगी। राइट। अच्छा, मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? आप कितने मॉक टेस्ट देते थे? यूजुअली स्कोर क्या रहता था आपका? मॉक टेस्ट ऐसे हैं कि मॉक टेस्ट जैसे अगर पार्ट सिलेबस की बात करें, तब एक तो होते थे जैसे 2-3 चैप्टर्स हो गए उस पर हो रहे हैं, तो कई बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। आखिरी में वो लोग बोलते हैं आखिरी में जो टेस्ट सीरीज होगा उस पर हम ध्यान देंगे, वो तो करना नहीं है, क्योंकि आखिरी में एक होगा तो एक तो पहले आपको मार्क्स एकदम लो से स्टार्ट करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी इसके क्वेश्चन करने कैसे हैं। Right. आप स्टार्ट से करते रहो और हर एक चैप्टर की आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, जैसे इसका क्वेश्चन आया तो कौन सा डायग्राम बनाना है, हाँ। और फिर आखिरी में जाके मेन टेस्ट होगी तो आप सारे को कंपाइल करके जो भी आपने सीखा है उसको आप फिर एक साथ अप्लाई करोगे। तो 2-3 चैप्टर आपके हुए, एक टेस्ट हुआ, उसको एकदम फुल अच्छे से दो। जैसे स्टार्ट में तो हम लोग ऑनलाइन ही टेस्ट होते थे, तो उसमें मैं देखता था कि मेरे तो कम ही आ रहे, 620 630 आ रहे हैं, बच्चों के 720 710 ऐसे आ रहे हैं। हाँ, फिर मेरे को यही क्या हो रहा है पता नहीं। फिर तो वो तो अच्छे दो एटलीस्ट। फिर जो आखिरी में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, मतलब एटलीस्ट आप ना नीट के 1 महीने तक, 1 महीने 20 दिन पहले आप पूरा सिलेबस डन एंड डस्टेड कर लो, फिर आखिरी के 1 महीने में आपको सिर्फ रिवाइज करना है और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। सिर्फ रिवाइज करो आप, और जो आपकी गलती एक ना, हाँ मैंने ये किया था कि मैंने आखिरी 1 महीने में एक ना मिस्टेक नोटबुक बना ली थी। उसमें मैं क्या करता था कि आखिरी में जैसे आते में 660 70 या 80 तक आए, तो जो भी 8-9 क्वेश्चन गलत हुए मैंने लिख लिया, फिजिक्स का एक सेक्शन बनाया, उसमें क्या गलत हुआ, उसमें क्या हो सकता था, मैंने क्या गलत सोचा, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है। जैसे जो गलत हुआ उसका बुक पढ़ी, नोट्स पढ़ी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि अगर वो मेरा गलत हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा वीक है, और कहीं ना कहीं वो वीक है तो उससे रिलेटेड और भी टॉपिक वीक हो सकते हैं। फिर मैंने वो वाला लिख लिया, और फिर मैं हर टेस्ट के पहले उसको एक बार देख लो आप, मतलब टेस्ट अगले आधे घंटे में तो एक बार जल्दी देख लो, क्योंकि आप ही नहीं लिखे हैं, आपको सब आते भी होंगे। एक टेस्ट में आप 1-2 पेज भरेंगे मैक्सिमम, तो आप जल्दी पढ़ भी लो। राइट। और आपका क्या स्कोर रहता था यूजुअली मॉक टेस्ट में? कहाँ से शुरू किए और कहाँ तक गए? हाईएस्ट क्या रहा आपका? मतलब जब 11th की स्टार्ट में चालू हुआ था तब तो ऐसे ही एनसीईआरटी इग्नोर करता था। कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन गलत होते थे, बायो में तो कम ही रहते थे क्योंकि एनसीईआरटी की वजह से। स्टार्टिंग में 630 40 मैक्स में 50-60 तक आ जाते थे, उससे ऊपर मतलब हाईएस्ट मेरे ख्याल से 662 हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे 11th क्लास में। अच्छा, उससे ऊपर कभी नहीं गए थे। फिर जब 11th से हम लोग 12th में आए तो मैंने सारी गलतियाँ अपनी देखी कि 11th में क्या क्या गलती की। राइट। 11th में मैंने गलती की थी कि मैंने फिजिक्स के कंसेप्ट उतने अच्छे से नहीं पढ़े जितने पढ़ने चाहिए थे। इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ऑर्गेनिक में मैंने मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं दिया, रट्टा मारने में ज़्यादा ध्यान दिया। तो वो सब मैंने देखी, सब क्या क्या गलती की, और 12th में सब नहीं किया। तो 12th की जो पार्ट सिलेबस टेस्ट होते थे उसमें मेरे ठीक होना 680-90 के आसपास आ जाते थे। अच्छा। फिर जब आखिरी में फुल सिलेबस टेस्ट होना चालू, मतलब हम लोग का सिलेबस कुछ नवंबर मिड या शायद दिसंबर मिड तक खत्म हुआ था, तो उसके बाद और हम लोग के मॉक टेस्ट चालू थे फेब वगैरह से। तब स्टार्ट कर 1-2 महीने लगे रिवाइज करने में, और जैसे मैंने बताया कि 11th के कई चैप्टर वीक थे, उसी को रिवाइज करने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर फेब मार्च में जब मॉक टेस्ट चालू हुए तो उसी समय बोर्ड्स भी चल रहे थे, तो बोर्ड्स के साथ मेंटेन करना ऐसी मुश्किल था। तब उस समय मेरे 680 वगैरह आते थे। फिर जब आखिरी का बोर्ड के बाद 1-1.5 महीने थे, उसमें मैंने अच्छे से खूब प्रैक्टिस की, खूब रिवाइज किया। राइट। उसमें मेरे कंसिस्टेंटली 700 705 आ रहे थे आपको, यानी कि आपको आइडिया तो लग गया था कि इतने रेंज में मेरा आएगा। आइडिया लग गया था, मतलब 680 के तो ऊपर रहेगा। राइट। अच्छा, आपने कहा कि क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट हुई नीट की जो थी, तो बोर्ड्स के साथ नीट को कैसे मैनेज किया और क्या कितना टाइम जाता था बोर्ड्स पे ध्यान देने में? पहली बात तो बोर्ड्स का टेंशन तो बिल्कुल लेना नहीं है। राइट। तो नीट में कोई वो भी क्राइटेरिया नहीं है कि 75% आपको लाना है। हाँ। बस या तो आप पास हो जाओ, कुछ भी मतलब ठीक ठाक ला दो मार्क्स। तो उसके लिए एक तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप पढ़ ही रहे हो स्टार्ट से, तो वो आपकी अच्छी होगी, इतनी तो होगी कि आप बोर्ड में कुछ ना कुछ तो लिखी आओगे। राइट। कुछ नहीं तो आप एक फिजिक्स, जैसे फिजिक्स का मेरा पेपर था, तब मैंने फिजिक्स का जिस दिन पेपर था सुबह शायद 10 बजे से पेपर था, मैंने रात को 6 बजे फिजिक्स की एनसीईआरटी खोली, उसके रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन देखे। अच्छा। कुछ वीडियो देखी, कुछ साइंटिस्ट के नाम याद किए, कैसे कैसे लिखना है वो याद किया, अगले दिन लिख के आ गए और अच्छे मार्क्स आ भी गए। बायोलॉजी में तो आप एनसीईआरटी पढ़ते वही आएगा, केमिस्ट्री में वही है तो वो लिख के आ गया। राइट। मेन आता है फिर फिजिक्स, जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी उसका, और इंग्लिश का था शायद मेरा 21 वगैरह को पेपर था, मैंने 15 को पढ़ना चालू किया था। डेली के मतलब इंग्लिश में शायद 15-20 चैप्टर हैं, डेली के मैं स्टार्ट में 3-4 चैप्टर डेली के मतलब लेक्चर देखता था मैं, ऐसे लगा लिया वीडियो, वो देखा जो भी है इंग्लिश की बुक में मार्क कर लिया, थोड़ा समरी वगैरह उसका पोएम का। राइट। फिर आखिरी के 2-3 दिन में मतलब वो सब रिवाइज किया, और एक बुक मैंने खरीदी थी ऑल इन वन करके। अच्छा। उसमें सारे मतलब ग्रामर से लेकर नोटिस राइटिंग जो भी सब कुछ था, सब वही देख लिया। आखिरी के दिन सब एक फॉर्मेट देखा, एक बार प्रैक्टिस किया और अगले दिन लिख के आ गया। ऐसे फिजिकल के साथ फिजिकल के साथ भी सेम। राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप नीट की तैयारी करो तो आपकी बोर्ड की इनडायरेक्टली हो ही रही है। एंड उस टाइम पे ये है कि बस आपको थोड़ा, क्योंकि लेंदी आंसर लिखने, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बट वैसे तो आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम मतलब टेंशन तो लेनी नहीं है बोर्ड से। राइट। आप 15-20 मतलब अगर मान लो आपके एग्जाम 15 तारीख से हैं तो आप 1 तारीख को उठाओ,
हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा easy आपका। उसके पहले आप फुल नीट तक फोकस करो। राइट, ठीक है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस दिन आप नीट देने गए थे उस दिन का मुझे अगर डिस्क्राइब करें कैसा आपका दिन रहा, उससे एक दिन पहले कितना पढ़े, नीट का एग्जाम, एंड क्या एंजाइटी थी आपके अंदर या नहीं थी? जैसे हमारे कोचिंग में क्या हुआ था कि आखिरी के 4-5 जो टेस्ट थे उन्होंने ना एक गवर्नमेंट स्कूल में कराए थे, गवर्नमेंट स्कूल में कराए थे ताकि उस तक का माहौल बन सके। अच्छा। हाँ, तब जैसे हम लोग जब कोचिंग में टेस्ट देते थे तो उसमें तो फुल एसी चल रहा है, सारे कंसंट्रेशन चल रहे हैं और लेकिन जब वहाँ पे टेस्ट होता था तो इधर से बच्ची जा रही है, उधर से ट्रक जा रही है, इधर Right. कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई पंखा बंद हो गया, गर्मी में पेपर देना पड़ा, Right. पसीना गिर रहा है हमारे पेपर के ऊपर, ये सब दिक्कतें होती थी। तो वो सब के लिए स्टार्टिंग मतलब आखिरी के 5-6 दिन कराए थे टेस्ट ऐसे, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था। और ये भी है ना, जैसे 2-3 चीज़ें होती हैं जो एटलीस्ट नीट के पहले आपको कर लेनी चाहिए। पहला तो कि आप एकदम हल्के हल्के क्लोथ पहन के जाओ आगे, ये नहीं कि आप जूते पहन के जा रहे हो, स्नीकर्स पहन रहे हो, फुल शर्ट पहन रहे हो, हाफ शर्ट पहनो, लोअर पहनो, चप्पल में जाओ एकदम खुला, कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं। बस नीट के दिन सुबह उठो, मतलब 1-2 दिन उसके पहले तो उतना पढ़ना है नहीं, जो आपको पता है 1-2 दिन पहले आपको पता चल जाएगा होने वाला है कि या नहीं होने वाला है। हाँ, टेस्ट में आपको पता चल ही जाएगा। तो फिर एक मैक्स टू मैक्स आप आखिरी के सेकेंड डेट, मतलब मेरे साथ 7 मई को पेपर था अच्छा। नीट का, और 5 मई को मेरा आखिरी मॉक टेस्ट था, उसको प्री नीट करके कोचिंग में हुआ था, वो मैंने फिर दिया था। उसके बाद मैंने एक दिन कुछ नहीं दिया था। फिर उस दिन मैं टेस्ट से आया, जो भी गलतियाँ हुई, रिजल्ट आया, शायद 705 वगैरह मेरे आए थे, तो 3 गलतियाँ वो मैंने देखी भी नहीं किया है क्योंकि अब कुछ होने वाला है नहीं, मैंने छोड़ दिया। जो आखिरी दिन मैंने वो नोटबुक जो थी मेरी एनालिसिस वाली, वो एक बार रिवाइज की, अच्छा। एक बार बस देख लिया एनसीईआरटी में जो अंडरलाइन है, मतलब हर चैप्टर को 10-10 मिनट देख लिया। और रात को मेरे ख्याल से मैंने अपने सर से बात किया था, बॉटनी के सर से बात किया था, बॉटनी मेरी वीक थी बहुत, उनसे बात किया था, उनसे मेरे ख्याल से मैंने फ़ोन पे 2-3 घंटे बात की और पूरा बायोलॉजी डिस्कस कर लिया 11th-12th का। इससे क्या सर बता रहे थे, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ख्याल से ना 60-70% जो सर ने बोला उसी से आया भी था। ओह नाइस। उसी से आया था। अच्छा। मैं फिर मैं सोया, और नीट के दिन पहले इतनी एंजाइटी हो गई मेरे कि मैं चला गया था फुल, मैं मतलब पढ़ाई छोड़ के मैं 10 बजे सोने चला गया था। अच्छा। कि अगले दिन 1 बजे से पेपर है, 1-2 बजे से मैं तो सोऊंगा और डायरेक्ट फिर उठूंगा, फिर सोई मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आई नहीं रही है मैं जनरली ऐसे अकेले सोता हूँ, नींद आई नहीं रही है, 2-3 घंटे नींद आई नहीं रही है, और फोन आप स्विच ऑफ करके रख दो। नीट के दिन पहले फोन तो देखना ही नहीं है। अच्छा। ना फोन देखना है, ना किसी दोस्त से बात करनी है, और नीट के दिन भी किसी दोस्त से बात नहीं करनी है। मैक्स में अपने सर से बात कर लो, टीचर से बात कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो। तो नीट के दिन पहले मैं 10 बजे सोने बैठा, 2-3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैं पापा के पास गया, पापा नींद ही नहीं आ रही फिर मैं पापा के पास सोया, फिर थोड़ा बहुत मतलब नीट के पहले ना 3-4 घंटे में सो के गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, एंजाइटी थी, पता नहीं किस बात की एंजाइटी थी। तब फिर मैं सुबह उठा 8-9 बजे, मतलब 3-4 बजे सोया, 8-9 बजे नींद खुल गई, फिर नींद आ भी नहीं रही है। तो मैंने फिर वही अपना नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा सा मतलब पढ़ा तो है ही नहीं, एक बार बस जो नोटबुक थी वो देख लिया, जो बस यही देखा, और पेपर देने चला गया। मैं सेंटर पास ही में था, मेरे से आधा घंटा लगा। अच्छा ठीक है, पास में ही पेपर था। तो मेरे ख्याल से 12-10 वगैरह पे हम निकले, 1 बजे तक पहुँचे, फिर आराम से 1 घंटा वहाँ पे थे, घुस के आराम से पेपर दिया। तो जब आप पेपर दे रहे थे तब टेंशन नहीं हुई, या पेपर देख के पता चल गया था नहीं यार मेरा तो हो जाएगा? जैसे ऐसा था, जैसे मैंने बताया मैं फिजिक्स पहले करता था, फिर केमिस्ट्री, हाँ, अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कीजिए। तो मेरा ये था, तो फिर ना मतलब सारे बच्चे जितने कोचिंग देते सब उल्टा करते, केमिस्ट्री मतलब पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। मुझे लगता था कि यार कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा हूँ, सारे टॉपर भी बोल रहे हैं कि फिजिक्स ही करता। अभी आखिरी मुझे ना आखिरी के 1-2 महीने में रियलाइज़ हुआ था, अब मुझे लगा कि पिछले 22 महीने से मैं यही किया जा रहा हूँ, 1-2 महीने में चेंज करूँ, क्या पता सूट नहीं किया। राइट। तो वही करता हूँ। तो आखिरी दिन तक मुझे डर था कि फिजिक्स कहीं उल्टा आया इस बार, और मेरा उसी में लो कॉन्फिडेंस हुआ, तब मेरा जाएगा, और ये हुआ भी था आखिरी में। मतलब जैसे आप देखोगे तो नीट का पेपर ना कई कोड में होता है, तो क्वेश्चन सेम रहेंगे, अरेंज अलग रहेंगे। और मेरी फिजिक्स में ना थ्योरी वाली पार्ट थोड़ी वीक थी, मतलब न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग थे, थ्योरी थोड़ी वीक थी। मैंने फिजिक्स का पेपर जब खोला, मतलब पहले फिजिक्स ही करता, पेपर खोला तो उसमें पहले 3 क्वेश्चन थ्योरी के थे। और मेरे को देख के लगा गया मेरा फिजिक्स तो आज गया मेरा, साल भर में प्रैक्टिस की कुछ फायदा नहीं आएगा, सब गया मेरा। फिर भी किसी तरह किए क्वेश्चन, पहले तो छोड़ दिया, मतलब थोड़ा बहुत टिक लगाया, फिर छोड़ दिया, आखिरी में इसको देखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन सब आसान थे, तो मेरे उसमें थोड़ा बूस्टअप हो गया कॉन्फिडेंस। फिर मैंने सारे क्वेश्चन किए, फिर फिजिक्स जब खत्म हो गई, फिर मेन क्वेश्चन पे आया, फिर सोचा क्या हो सकता है इसका आंसर, शायद एक कुछ तो ट्रांजिस्टर वगैरह सा था। अच्छा। तो वो मैंने सोचा क्या हो सकता है उसका, फिर उसका आंसर टिक किया। फिर कितना टाइम लगा आपको फिजिक्स करने में? फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेरे ख्याल से 25-20 मिनट लगे होंगे। अच्छा, पूरी फिजिक्स हो गई आपकी? फिजिक्स हो गई। अच्छा, और आई थिंक फिजिक्स हार्ड भी आई थी आपके टाइम पे, या बायो हार्ड थी? नहीं, मेरे टाइम में शायद फिजिक्स इजी आई थी। फिजिक्स इजी आई थी, ठीक है। हाँ, तब वो किया,
फिर मैं केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री मेरी ठीक थी, मतलब मेरा वीक बायोलॉजी था, केमिस्ट्री वीक थी मेरा, आधे घंटे में फिर केमिस्ट्री भी कर लिया, आधे घंटे 20 मिनट में। फिर मैं जो बचे थे पूरे 2 घंटे 20 मिनट, सोचा अब तो इसमें से एटलीस्ट 1.5-2 घंटे में बायोलॉजी करूँगा। अच्छा, ओके। मैं बायोलॉजी कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एक ही क्वेश्चन किए वो पूरा कर लिया। फिर मैं OMR भरने के ऐसा था कि मैं ऐसा करता पूरा पेपर एक बार कर लिया, पूरे 180 क्वेश्चन एक बार कर लिए, फिर मैं करने बैठता। अच्छा, फिर OMR भरने बैठते थे? डर नहीं लगता था कभी? मतलब स्टार्ट में 1-2 बार OMR गलत हुआ, फिर वही आदत पड़ गई थी। अच्छा, ठीक है। अब मेरी यहाँ ये भी आदत थी ना कि मैं एक बार पूरा पेपर करने के बाद मैं पूरा पेपर रिवाइज करता था दोबारा। तो पूरा पेपर रिवाइज करने के लिए ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं 3-4 क्वेश्चन की भर दी फिर कैसे रिवाइज करूँगा। तो पूरा पेपर मैंने किया, फिर मैंने एक एक इंडिविजुअल सेक्शन एक बार रिवाइज किया। अच्छा। फिर मैंने पूरा पेपर एक बार रिवाइज किया, ऐसे 3 बार रिवीजन हो गया। फिर इतने करने के बाद मेरे ख्याल से 1 घंटा 20 मिनट के कुछ आसपास बचा था। फिर मैंने OMR उठाए, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, दिमाग में उसका आंसर सोच रहा हूँ, बगल जो मैंने सॉल्व किया हो वो मैं देख रहा हूँ, फिर उसको भर रहा हूँ। अच्छा। तो OMR भरने में 30-40 मिनट, मतलब एटलीस्ट मेरे ख्याल से 50 मिनट तक लग गए होंगे। ऐसा करने के में आखिरी में 10-15 मिनट बचे होंगे खाली। ओह हाँ, तो आपको डर नहीं लगता था कभी यार मैंने रिवीजन तो 3 बार कर लिया, पेपर भी कर लिया, OMR के लिए टाइम ना बचे तो? नहीं तो मतलब मैंने 2 घंटे पेपर हो गया था, 1 अच्छा। घंटा 20 मिनट पूरा पेपर मतलब OMR वगैरह के लिए मैंने छोड़ दिया। राइट। फिर आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा पूरा बायोलॉजी को मैंने दिया। हाँ। आखिरी के 1 घंटा 20 मिनट पूरा छोड़ दिया कि राइट, OMR कि भरूंगा अब ही। रिवीजन करूंगा एंड OMR भरूंगा। राइट। एंड आपका यही स्ट्रैटेजी थ्रू आउट रहा जब तक आपने मॉक टेस्ट दिए? राइट। तो आई थिंक जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपका पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वो आपकी अपनी हो सकती है, कोई भी सेक्शन पहले बाद में कर सकते हो, और OMR फिलिंग का भी ऐसे ही आप कर सकते हो। तो दुख नहीं होता था कि यार 706 नंबर भी आए, 86 AIR भी है, लेकिन एम्स दिल्ली नहीं मिला? अरे हाँ, ये भी था कि जैसे मैंने 2 साल ऐसे सोचा नहीं था ना कौन सा कॉलेज लेना, बस इतना था सिलेक्शन हो जाए, मैं छोड़ूँ इसको और जाऊँ कॉलेज में अपना। तब मेरा तो जबकि ये था कि मैं गोरखपुर में एम्स गोरखपुर ले लूँगा, मैं कुछ नहीं है, मैं 630-40 आएंगे मैं वही ले लूँगा, मैं उसमें भी खुश रहूँगा। थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे मैं KGMU वगैरह ले लूँगा, उससे ज़्यादा मैं BHU वगैरह ले लूँगा। दिल्ली तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने मतलब एम्स छोड़ के ना MC पहले सुना था ना VMC पहले सुना था, कुछ सुना भी नहीं था मैंने। हुआ जो भी है, मम्मी पापा ने बोला दिल्ली कॉलेज ले लो, दोस्तों ने बोला दिल्ली में एक्सपोजर वगैरह अच्छा ले लो, फिर यही मिला। फिर मैंने मतलब प्रायोरिटी में एम्स भरा। फिर मैंने सोचा कि मतलब फिर मैंने देखा कहीं यूट्यूब पे कि मैं MC लेना चाहिए, MC लेना चाहिए। मैंने बताया कि मैं ऐसा पढ़ने वाला था नहीं इंसान 9th-10th तक कि जो उसको पढ़ने का मन ही करता ही है, मैं बस एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ लिया, एक टेस्ट उसके लिए पढ़ लिया, मैम ने बोला कुछ पढ़ लिया, तो उस वजह से मैंने चिल एटीट्यूड के लिए थोड़ा VMC ले लिया। VMC लिया, मैम सी में थोड़ा क्योंकि स्ट्रिक्ट है। हाँ, मतलब दोस्त बता दिया, सीनियर भी कुछ हैं वो बता रहे थे। राइट, चलो सही है। तो फिर फाइनली आपकी MBBS जर्नी शुरू हुई। हाँ। तो पहला दिन बताइए मुझे, कैसा रहा आपका, क्या क्या किया आपने, क्या जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे मन में कॉलेज लाइफ की वो पूरी हुई या नहीं हुई आपकी इन पिछले 7 महीनों में? जैसे ये था कि एक तो नीट के समय मेरा कुछ वो ऐसा था कि 10 बजे मैं उठ रहा हूँ, मतलब चिल शेड्यूल था, फिर भी दिन में 4-5 घंटे की क्लास है, उसे कुछ करना ही नहीं है। फिर नीट खत्म हुआ, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही चिलमोल था, कुछ नहीं करना है, बस उठो अपना खाना पीना खाओ, मोबाइल देखो दोस्तों। उसमें मैं PUBG खेला, उसमें अच्छा। जो नीट के बाद 3-4 महीने उसमें फुल मस्ती, जो मैंने 2 साल नहीं किया था ना, मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, इंस्टाग्राम वगैरह, मेन तक गेम खेलना, गेमिंग लैपटॉप खरीदा, दिन भर वही खेला। अच्छा। दूसरा कहीं PUBG खेला, लैपटॉप पे खेला, सब खेल लिया। तो फिर एक वो नहीं होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आते हो कि यही करना है हमने, सुबह 10 बजे उठना है, फिर ये करना है, पढ़ना लिखना तो है ही नहीं। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में 8 से 4 क्लासेस होती हैं डेली। अब 10 बजे उठने वाला इंसान कहाँ 8 बजे क्लास कर पाएगा। तब किसी तरह बहुत मुश्किल हुआ। फिर पहले दिन में आया तब इतना पता था थोड़ी बहुत रैगिंग वगैरह होती है, उतनी अपने में नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत इंट्रो वगैरह होता है सीनियर से। पहले दिन आया, कॉलेज हॉस्टल के बाहर सर ने पकड़ लिया एक सीनियर ने, तो मेरा नाम कौन से, मेरा नाम क्या है, मैं पता ही नहीं, हमारा जगह कौन सी है, नहीं पता सर। तो रूम नंबर क्या है सर, रूम नंबर ये है। तो बोला उस रूम में पहले कौन सीनियर रहते थे, वो भी नहीं पता है। मेरे क्या मतलब स्टार्टिंग 1-2 महीने कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया। एक तो स्टार्ट है मैं रूम भी ना अजीब, जैसे ऐसा था कि ऑल इंडिया कोटा वाले को ना पहले रूम अलॉट होता है। अच्छा। तो मेरा स्टार्टिंग ऐसे रूम अलॉट था, उधर सारे पढ़ाकू, सारे 100 रैंक वाले, 200 रैंक वाले, सब पढ़ाकू। मतलब मैं ऐसा था कि मैं एग्जाम है तो पढ़ लूंगा, और वहाँ पे ऐसा था कि सब दिन भर पढ़ते रहते थे। अच्छा। अगर अगले दिन कुछ क्लास में होने वाला है, उसको एक दिन पहले लेक्चर देखना होना, ऐसे बच्चे थे। तब एक तो फोमो होता है ये देख के, वो सोच के मैंने भी स्टार्टिंग मतलब 2-3 महीने ऐसे पढ़ाई की। अच्छा। रिजल्ट उसका आया नहीं। फिर जब जनवरी को चालू हुआ, मैं सोचा ये तो बेकार चीज़ है, मेरे को ये नहीं करना है। मैं उस रूम से निकला और उधर जो अपना मतलब उधर के रूम में रहने लगा, ऑल इंडिया कोटा वाले से निकल गया मैं। अच्छा। उधर के रूम में रहने लगा।
मतलब पहले के 3-4 महीने सिर्फ पढ़ाई की, ना कहीं घूमा, ना सीनियर से इंटरेक्ट वगैरह किया, कुछ नहीं किया। फिर जैन के बाद ही जो भी करना था सब चालू किया। पढ़ना एकदम ही छोड़ दिया, पढ़ना तो फिर एग्जाम के 10-15 दिन पहले ही चालू पहले किया। करिए। तो क्या क्या शुरू किया जनवरी के बाद, किस किस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जनवरी में? के बाद जिम ज्वाइन किया मेन, अच्छा। फिर वो रेगुलर हुआ। फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट किया, सीनियर से भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर लिया, घूमने गया, मतलब ट्रिप हो गए। कहाँ गए हो घूमने अभी पिछले तो- 6 महीने में? जो नीट के आज पिछले 6 महीने में मसूरी हो है, अच्छा। ऋषिकेश गया था, उसके बाद सिक्किम वगैरह गया था। काफी जगह घूमा है यार। अभी हाँ। तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ आपका एमबीबीएस का, 5 साल की जर्नी है। मतलब तो ये हाँ। सब मैं 3 ही महीने में हो गया अच्छा, और 3 3 महीने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए अब एग्जाम हुए, अब तो लग रहा है कि हमें तो पता नहीं रिजल्ट आएगा, तो चल ही रहा है, इतना चिल चला, अभी एग्जाम ही है, कल हाँ। एग्जाम है, पढ़ा आ गया। राइट 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 तो दिक्कत ही नहीं है कोई, राइट। 1-2 दिन पास हो। एंड हॉस्टल लाइफ कैसी रही आपकी, अगर डिस्क्राइब करें हॉस्टल लाइफ ने आपको कैसे चेंज किया और आपके मेमोरेबल मोमेंट्स क्या हॉस्टल लाइफ के? मतलब हॉस्टल लाइफ में ना बहुत, जैसे 11th में इंट्रोवर्ट टाइप का था, मतलब कुछ रिलेशन है ही नहीं दूसरों से, कोई दोस्त वगैरह थे ही नहीं। तो एक तो इस तरह का पता चला कि दोस्त बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यही दोस्त हैं, बुक्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन यही दोस्त है जो आपके पूरा एमबीबीएस करो, एमडी करो, उसका जो भी करो आपके साथ रहेंगे, पूरे जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आपको आगे चल कोई पेशेंट में नहीं समझ आ रहा है, वो भी आप इन्हीं दोस्त से बात करोगे। तो यही दोस्त हैं जो हैं, तो इनसे पहले अच्छे बना के रखनी पड़ेगी। तो इनके साथ आप बाहर जाओ घूमने, इनके साथ खाना खाओ, इनके साथ रहो, मतलब राइट। और ये सब मैंने कुछ नहीं किया था पहले, मतलब स्टार्टिंग 2-3 महीने में। फिर ये सब मैंने चालू किया, फिर थोड़ा बहुत बाहर घूमा भी, थोड़ा निकला भी, थोड़ा तो और नई चीज़ ट्राई की, क्या क्या होता है दिल्ली में, क्या क्या है वो सब की। फिर हॉस्टल में जैसे एक तो सुबह सुबह जल्दी क्लासेस होती थी, तब स्टार्टिंग में मैंने 8 से 9 क्लास जो होती थी, इतनी मिस की, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता था, इतनी मिस की मैं जनवरी की अटेंडेंस 55% आ गई। और आपका तो डिबार कर देता है, आई थिंक काफी स्ट्रिक्ट है रूल। हाँ, अरे 8 से 9 एनाटॉमी क्लास होती थी हमेशा, हाँ। और मैंने ऑलमोस्ट हर दिन मिस की थी 8 से 9 की एनाटॉमी क्लास में, अटेंडेंस 55% आई थी आखिर में, ओह। और 75 इंपॉर्टेंट होती है सर। तब ऐसे करके फिर थोड़ा वो, फिर मैं स्लीपी शेड्यूल थोड़ा सही किया। फिर पढ़ने का भी ऐसा किया कि बस पता होना चाहिए क्लास में क्या चल रहा है, क्या क्या पढ़ना है, और एक बार बस देख लो कि आखिरी में ये नहीं कि सिलेबस ही नहीं पता है, मतलब थोड़ा बहुत डेली का आधा 1 घंटा देख लो बस, और आखिरी में आके एग्जाम के 10 दिन है तो उसमें आप आराम से पढ़ो। राइट राइट उसमें राइट टेंशन वगैरह ना हो। राइट। और हॉस्टल लाइफ ने कैसे चेंज किया आपको? एक्सट्रोवर्ट बनाया एक तो आपने हाँ, बताया। एक्सट्रोवर्ट बनाया। अच्छा, आपका मेमोरेबल मोमेंट क्या है हॉस्टल लाइफ का अभी तक, अगर कुछ शेयर करना चाहो तो? कई जैसे दोस्तों के साथ कहीं स्कूटी पे रात को 3-3 बजे बाहर निकल गए, अच्छा। या फिर रात को ऐसे कहीं इस मेट्रो में चले गए, उस मेट्रो में चले गए, कभी इधर मूवी देखने चले गए, रात को 3-4 बजे मेट्रो आ रहे हैं हम लोग, मेट्रो में तो बंद हो गई, ऑटो लेके आ रहे हैं, फिर अच्छा। ऑटो वाला डबल किराया मार रहा है वो सब करके आ रहे हैं। और फिर बाहर मतलब जोमेटो वगैरह बहुत कर रहे हैं रात को, मतलब Right. मेस के कहीं खाना खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी ऊपर सीनियर के साथ है, उसमें दोस्तों के साथ कई चीज़ें हो रही हैं वो सब अलग है। तो यानी कि आपने फुल एंजॉय करना शुरू तो कर दिया अपनी हॉस्टल हाँ। लाइफ को और एमबीबीएस लाइफ को? हाँ, अब तो कर दिया। राइट। तो आप 2 फेज में रहे हो, एक में जिसमें आपने बहुत पढ़ाई की, एक में हाँ। जिसमें आपने बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एमबीबीएस लाइफ में आके कितना पढ़ना पड़ता है? जैसे ना यही है कि आप स्टार्ट से पढ़ो और आखिरी में आप 1 हफ्ता पढ़ो, बात बराबर, मतलब मार्क्स के आपको भले ही नॉलेज स्टार्ट से ज़्यादा होगी, लेकिन मार्क्स आपके बराबर ही आएंगे, पास आप दोनों में हो जाएगा। एट द अच्छा। एंड ऑफ द डे सारे 170 बच्चे पास हो ही जाएंगे। ठीक है। उतना तो पढ़ना है नहीं आकर, मतलब आप मतलब वही है कि आप ना डेली बस देखते रहो क्या चल रहा है कॉलेज में। जैसे 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, बस देखते रहो कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या इसमें टॉपिक है। मतलब ये नहीं कि आप पढ़ ही रहे हो, नोट्स बनाए, मतलब बस देखते रहो क्या चल रहा है, ये नहीं कि आखिरी पूरा ब्लैंक आउट हो गया, और बस एग्जाम के आखिरी मतलब पढ़ लो 10-15 दिन। राइट। तो उससे भी हो जाता है? हाँ, उसी से होता है। उसी से होता है। अच्छा, उसी से मेन होता है, तो उसी में भी आप इतना स्कोर कर लोगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि एक आप एग्जाम से पहले थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, आपने कंटिन्यूसली बोला कि 11th में आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और आप ज़्यादा सीरियस नहीं थे, शायद हाँ। मॉड्यूल वगैरह पे फोकस करते थे। अब आप फाइनली 12th में आ गए, तो एक तो आपको ये पता चल गया कि यार मेरे 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो 11th की एक बैकलॉग हाँ। बनी हुई है, 12th में पढ़ना है, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, 12th का भी सिलेबस है, तो आपने 12th में वो सब चीज़ें कैसे मैनेज की? अब जैसे था कि एक तो 11th में टाइम भी ज़्यादा था ना, 11th में बोर्ड्स की टेंशन थी, हाँ। थोड़ा इजी था अभी, मतलब 12th का मेरा थोड़ा इजी है अभी। फिर मेन चीज़ आपको ना अपने 11th से जो भी आपकी गलतियाँ थी ना उसको एक्सट्रैक्ट करनी है, कि जो आपने, जैसे मैंने बताया फिजिक्स मैंने कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, बायोलॉजी में एनसीईआरटी इग्नोर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं दिया, वो सब आपको देखनी है। और वो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे आपको सिर्फ कंसेप्ट पे चलना है। आप भले एक ही बुक सॉल्व करो, हज़ारों मत करो, आप मतलब जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, कंसेप्ट पे बेस्ड करो, वो सब करो। और ऐसा करो कि जैसे कोचिंग वगैरह में एक चैप्टर ऑलमोस्ट 1 महीना 20 दिन तो चलता ही है, थोड़ा बहुत दिन में टाइम मिल ही जाता है। Right. तो या तो यूट्यूब खोल ले, कुछ भी खोल लो, और 11th के आपके थोड़े बहुत वीक हैं, तो आप 12th में अच्छा खासा टाइम आपके पास, 1 साल तो है इसी, 12th का पढ़ना ही है। Right. 11th है तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, थोड़ा मतलब हर 10 दिन पे देख लिया, 1 हफ्ते पे देख लिया। ये नहीं कि चैप्टर का नाम ही नहीं याद आ रहा है कि 12th के आखिरी में क्या था, इस चैप्टर में क्या होता था, ये नहीं। अब ये सब देखते रहो। और जो वीक है, जैसे मेरा 11th में ना आखिरी का जो वेव्स ऑसिलेशन चैप्टर कुछ मतलब छोड़ ही दिया था मैंने,
आता था नहीं, तो वो मैंने 12th ही में अच्छे से किया था। 12th ही मैंने यूट्यूब से ही पूरा किया था। अच्छा। तो आपको टाइम मिल जाता था 12th में? 11th का भी क्लियर करने का? ऐसा नहीं था? 12th में भी 2 ही क्लासेस होती थी दिन में 3 घंटे। 12th का आया तो 12th का करने में मतलब हर सब्जेक्ट का 2-2 घंटा ले ले, 6 घंटा हुआ, 3 घंटे के लेक्चर, और दिन में 1-2 घंटा अपना कुछ और देख लिया। राइट। तो आई थिंक आपका स्केड्यूल मेंटेन था, उसको आप रिलीजियसली फॉलो करते थे, उसमें कुछ और डिस्ट्रैक्शन आप नहीं करते? बिल्कुल नहीं। राइट। और डिस्ट्रैक्शन के लिए, माइंड रिलैक्स करने के लिए आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखते रहते थे? हाँ, यूट्यूब करो या फिर मतलब बाहर का, जैसे कोचिंग के बगल में ही तो मॉल था, कभी उसमें घुमाया, ये सब कर लिया। मतलब ऐसा था कि सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो, बाकी आपको जो करना, बाकी मतलब मैं घर भी हर महीने घर जाता ही था। घर जाता 2-3 दिन गया, उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिर जब यहाँ पे आया तो फिर पढ़ते रहे फिर चालू किया, फिर यहाँ पे 1-2 हफ्ता अच्छे से पढ़ा। फिर राइट। मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं यानी है, क्योंकि 2 साल की लंबी जर्नी है, आप खाली पढ़ते रहोगे तो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो जाओगे और थोड़े टाइम बाद लगेगा कि नहीं करना है यार। मतलब जैसे आप ये सोचे चलोगे ना कि अगर कि 2 साल है, जब नीट हो जाए तब मैं इंजॉय करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो जर्नी है उसी को आप इंजॉय करते चलो। मतलब क्या ही है, आपको डेली का जो 3 सब्जेक्ट हैं, डेली के 1-2 घंटे पढ़ने हैं। उसके बाद आपके पास खाली टाइम है, 5-6 घंटा टाइम है, उसमें घूमो आप, मतलब कुछ भी करो, मम्मी पापा से बात करो, खाओ पियो, जो करना है करो। बस सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि वो एडिक्टिव चीज़ है। वो एक बार आप आ गया ना तो आपको वही लगेगा बस, उससे दूर रहो, बाकी सब तो कर सकते। राइट। तो स्टूडेंट्स, ये थे ईशान, काफ़ी रिलैक्स्ड, और उसी रिलैक्स अपने स्केड्यूल के साथ पहली अटेम्प्ट में 706 नंबर लाना, ऑल इंडिया रैंक 86 लेके आना, एंड आज VMMC कॉलेज में पढ़ना काफ़ी बड़ी बात है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, अगर आप सब चीज़ें मैनेज करते हुए चलोगे तो ईजिली आप एग्जाम भी क्रैक कर लोगे, एंड आप सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो पाओगे। और बाकी तो एक MBBS जर्नी लंबी है ही, उसको आप अलग एंजॉय करेंगे। तो ऐसी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ हम आते रहेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हम आंसर करें, या हम चाहते हैं कि पॉडकास्ट का पार्ट बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उनको ज़रूर पूछेंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू।